हेलो गाइस। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स का घटना चक्र है और हमारा टॉपिक है आर्थिक विकास के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, इन सारे क्वेश्चनों को भी एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात है अंग्रेजों से पूर्व की। जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, इसकी प्रकृति जो थी ग्रामीण और अविकसित प्रकार की थी। यहां जो गांव थी एक पृथक इकाई थी। व्यवसाय यहां की जो थी वंशानुगत था, यानी पीढ़ी दर जो व्यवसाय थे, यानी उसी वंश के वही व्यवसाय जो है उस वंश में आगे बढ़ती थी। वंश के अनुसार जो है मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय जो थी बढ़ती थी। यहां का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी यह उन्नत था। भारत द्वारा उत्पादित रेशमी और सूती वस्त्र विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। यहां संगमरमर का कार्य, नक्काशी का कार्य, सोने चांदी के आभूषण और पत्थर पर तराशी का कार्य भी बहुत ही उत्तम किस्म का था और इनका निर्यात किया जाता था। निर्यात की अन्य वस्तुएं भी थी। नील था, अफीम और मसाले थे। इस प्रकार 17वीं और 18वीं शताब्दी तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में गतिमान रही। अंग्रेजों ने भारत पर न केवल राज किया बल्कि इसको एक उपनिवेश बना दिया। उपनिवेश का अर्थ होता है यानी कि किसी देश को जो है उसको राजनीतिक स्वतंत्रता न दी जाए और उसकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उस पर सीधा नियंत्रण रखा जाए। तो भारत के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उपनिवेश बना, देश को किसी भी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी और इसकी आर्थिक गतिविधियों पर जो है उनका सीधा नियंत्रण था। भारत पर 1757 से 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने शासन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी, अल्प विकसित, गतिहीन और सुस्त अर्थव्यवस्था थी। देखिए, किसी भी देश का विकास जो होता है उस देश के कृषि और उद्योग पे आधारित होता है। हमारे देश के साथ कुछ ऐसा हुआ कि कृषि के लिए जो शक्ति, साख, परिवहन आदि चाहिए होती थी, इसमें कमी हुई। उद्योग के लिए मशीनरी, विपणन सुविधा, परिवहन, संदेश वाहन आदि की जो जरूरत थी, इनकी भी सुविधाएं जो है इसको नहीं मिली। यदि देखिए कोई देश तेजी से विकास करना चाहता है तो इस आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित क्षेत्रों पर जो है उसे विशेष ध्यान देना होगा। कौन कौन सा क्षेत्र है? वह शक्ति, यानी जो पावर है। कहां कहां से मिलेगी? कोयला, ईंधन, तेल और सौर ऊर्जा, वायु से। परिवहन की भी आवश्यकता होती है किसी भी देश को तेजी से विकास करने के लिए। अगर उसके पास परिवहन की सुविधा ना हो तो वह विकास में एक रोड़ा बन जाएगा। तो विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह परिवहन का भी है। इसमें रेल, सड़कें, पोत, वायु परिवहन आदि आते हैं। इसके बाद देखिए संदेश वाहन भी जरूरी है, जैसे डाक तार, टेलीफोन, रेडियो, बेतार का तार इत्यादि। इसके बाद बैंक, वित्त, बीमा भी जरूरी है। पांचवा नंबर है विज्ञान और तकनीक। जब तक कोई इनोवेशन नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। तो विज्ञान तकनीक बहुत ज्यादा किसी भी देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है इनका। कुछ सामाजिक मदे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य भी इंपॉर्टेंट है। इत्यादि चीजें जो है किसी भी देश को विकास में ये भूमिकाएं निभाना होता है। उनको इस चीजें जो है अपनाना पड़ेगा, इनको बढ़ावा देना पड़ेगा, इनमें जो है उन्नति करना होगा। स्वतंत्रता के समय उपरोक्त सभी आधारभूत ढांचे की भारत में जो थी कमी थी। तो इस तरह से जो है इसके विकास में ये चीजें जो थी रोड़ा के रूप में आई। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की एक कॉलोनी का रूप जो है ले चुकी थी। कृषि उत्पादन में कमी थी, किसान गरीब थे, कृषि उत्पादकता विश्व में सबसे कम थी। संगठित उद्योग थोड़े थे लेकिन बड़े शहरों में केंद्रित थे बहुत कम, लेकिन ये बड़े शहरों में ही केंद्रित थे। भारी और आधारभूत उद्योग नहीं थे। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू उसके अल्प विकसित स्वरूप का बोध कराता है, किंतु नियोजन काल की अवधि में
भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कुछ मूलभूत परिवर्तन भी हुए हैं, जिनके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख कहा जा सकता है। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर बात करें तो भारत में आर्थिक नियोजन को विकास का आधार बनाया गया। सभी योजनाओं का प्रमुख एवं मौलिक उद्देश्य देश में समन्वित और संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना रहा है। नियोजन काल में कृषि, उद्योग, व्यापार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। भारत की गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान कराने का भी प्रयास किया गया। नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा पर्याप्त रूप में विकसित हुआ है। बढ़ता सार्वजनिक विकास व्यय, बैंक एवं बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क एवं रेल परिवहन का विकास, कृषि का मशीनीकरण एवं हरित क्रांति, औद्योगिक विस्तार, बढ़ती शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि अनेक विकासोन्मुख घटक हैं। भारतीय नियोजन अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त विकास भी हुआ है। नियोजन काल में कृषि उत्पादन बढ़ा है, आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई है। लोहा, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक आदि सभी क्षेत्रों का नियोजन काल में जो है तीव्र रूप से विकास हुआ है, जिससे भारत का आयात कम हुआ है, यानी दूसरे देशों से खरीदने की जो प्रवृत्ति थी कम हुई। विदेशी निर्भरता में कमी आई। भारतीय नियोजन के मौलिक उद्देश्यों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो झलक है यहां पे मिलती है। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता एवं शोषण को समाप्त करने के लिए नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे जमींदारी उन्मूलन, भूमि पर कृषि को अधिकार दिलाना, बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सहकारी आंदोलन का विकास, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करना तथा किसानों की ऋण मुक्ति जो है घोषणा आदि। उपयुक्त विकासोन्मुख तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत यद्यपि अपनी विकसित अवस्था तक नहीं पहुंच पाया है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जहां आर्थिक विकास के समन्वित एवं योजनाबद्ध प्रयास अभी भी जारी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। देखिए, इस पे आधारित जो अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे, और आप लोग रिवीजन करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो, जिस पॉइंट में आपको डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम का चैनल आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको जो है इन्फॉर्म किया जा रहा है। तो चलिए इस पे आधारित जो पहला क्वेश्चन है देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक जो है प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए, भारत जो है $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जो है 2024 तक जो है पूरा करने का लक्ष्य लिया है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इकोनॉमिक बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए, आपको इस प्रश्न में कई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 खंड 1 में आप देखिएगा पृष्ठ संख्या 231 पर, तो यह लक्ष्य जो है 2025 तक बताया गया है, लेकिन अन्य स्रोतों के अनुसार वर्ष 2024 ही मान है। इस पे आधारित और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें आपका सही उत्तर माना गया जो है 2024 को ही। तो दूसरा जो क्वेश्चन है इसी पर सेम क्वेश्चन है। भारत जो है $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? आपका सही जवाब है 2024 तक। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन है। कथन ए कह रहा है कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन यानी एनआईपी सरकार द्वारा वर्ष 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है, और कारण आर कह रहा है कि एनआईपी यानी राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। आपको बताना है कि क्या ये दोनों सही है।
क्या एक दूसरे की व्याख्या को, मतलब एक दूसरे, ए जो है आर की व्याख्या को जो है पूर्ण कर रहा है, यानी आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है, क्या पहला सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही है पहला गलत है। तो देखिए इसमें जो कथन ए है आपका गलत है, असत्य है, और जो आर है सही है। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। देखिए पहला गलत कैसे हो गया, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी एनआईपी पर गठित कार्य दल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य जो है सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। यह कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-25 तक की अवधि के दौरान देश में अवसंरचना क्षेत्र यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो आपको समझ में आ गया 2020-25 की अवधि जो है सही है, न कि 2020 से 30 की अवधि। तो याद रखिएगा, तो इसलिए जो व्याख्या के आधार पर अगर बात करें तो ए गलत हो जाता है और आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है? बताइए, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है? ऑप्शन ए है उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है, इसलिए जो है करती हैं। दूसरा है कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। और सी है अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की जो दर है तीव्र हो गई है। तो देखिए ये तीनों जो ऑप्शन है आपका सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, ये सभी। इसके जो इसके बारे में है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर जो है तीव्र हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं की मांग में और उनकी अपेक्षाएं जो है निरंतर बढ़ रही है। कंपनियां प्रौद्योगिकी के मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना कर रही है, जिसका लाभ उन्हें कम लागत पे उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त जो है हासिल करने में मिलता है। 5 नंबर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? आपको बताना है। इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर वो डिस्कशन आपको मतलब पॉइंट बाय पॉइंट पता हो तो सारे क्वेश्चन का जवाब आप दे पाएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है क्या है? जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी जो है विद्यमान हो। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है इसका अर्थ क्या होता है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो आपको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बारे में फिर से डिस्कस कर लेते हैं। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह-अस्तित्व रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, अतः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास प्रक्रिया कुछ खास सक्रिय भूमिका जो है कह सकते हैं नहीं रहती है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है उत्पादन के संसाधनों के केंद्रीकरण पर जो है आधारित है, अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, रिवीजन करते रहिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? आपको पता है? बताइए।
वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखकर आप ऑप्शन सिर्फ जो है हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता जो है वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख लक्षण है वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? बताइए। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? आपको पता है किस तरह की भारत में अर्थव्यवस्था है, किस तरह की भारत जो है अर्थव्यवस्था को अपनाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 11 नंबर है, आपको बताना है यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो भारत को किस रूप में परिभाषित किया जाए जो सत्य है? भारत एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए इसके बारे में एक लाइन है, भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही जो है इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जनसंख्या अधिक होने के कारण यहां पे श्रम ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, तो श्रम ज्यादा करना पड़ता है, लोगों को कमाना ज्यादा पड़ता है। इसके बाद 12 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या जो है सही ढंग से समझा पाता है कि भारत जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो पहला है आय का असमान वितरण, दूसरा है उच्च निर्भरता दर, तीसरा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, और चौथा है बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो ऑप्शन देख लीजिए और आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, दूसरा है प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि, जनसंख्या का भारी दबाव, गरीबी का अस्तित्व, कृषि पर निर्भरता, बेरोजगारी की यहां पे अधिकता है, तकनीकी कौशल की कमी है, साक्षरता की जो दरें हैं यहां पे निम्न है, रूढ़िवादी या परंपरावादी समाज है, विकास के लिए योजना बनाना, योजनाओं पर व्यय करना। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर यह कहा जाता है कि भारत जो है अंडर डेवलप्ड कंट्री है, यानी अल्प विकसित देश है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या है? तो आपको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वह है आपका कृषि की प्रधानता, ठीक है, दूसरा है उद्योगों की प्रधानता। तो देखिए इसमें जो आपका ये है, ये क्या है? गलत है, यहां पे उद्योगों की प्रधानता नहीं है, उद्योग ज्यादा नहीं है। तीसरा है न्यून प्रति व्यक्ति आय, यानी न्यूनतम जो आय है प्रति व्यक्ति वो कम है, बृहद बेरोजगारी है। तो पहला, तीसरा और चौथा, तो आपका डी ऑप्शन सही है। देखिए उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का यह लक्षण है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह विकासशील है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है विशेषता नहीं है। कौन? उद्योगों की प्रधानता। शेष तीनों लक्षण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताते हैं। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। आपको बताना है कि देश के वृद्धि में निम्न में से कौन सा जो है अनार्थिक तत्व है? तो देश के वृद्धि में जो अनार्थिक तत्व है वो कौन सा है? तो देखिए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आर्थिक विकास के जो निर्धारित तत्व हैं वो है एक आर्थिक तत्व, एक आर्थिक तत्व के बाद दूसरा है अनार्थिक तत्व। तो आर्थिक तत्व में क्या क्या आते हैं, अनार्थिक तत्व में क्या क्या आते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं, डायग्राम को देख लीजिए। आर्थिक तत्व में यानी किसी भी देश के विकास में, वृद्धि में जो आर्थिक तत्व है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भूमिका निभाते हुए हैं, प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति और जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीकी तथा नवाचार और पूंजी उत्पाद अनुपात
और संगठन। और इसके जो अनार्थिक तत्व है वह है सामाजिक घटक, जो कि यह किसी भी देश के विकास में या उद्योग का या कोई भी विकास हो, सामाजिक घटक उसका कोई ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है। धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतरराष्ट्रीय घटक और वैज्ञानिक घटक। तो याद रखिएगा आर्थिक और अनार्थिक तत्व जो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब है सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार जो है यह जो है अनार्थिक तत्व है। किसी भी देश की वृद्धि में ये मतलब जो भूमिका है अनार्थिक तत्व के रूप में है सामाजिक व्यवहार का। नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो आपको पता है भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील प्रकार की है। भारतीय अर्थव्यवस्था अगर इसके बारे में बात करें तो यह एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो ढांचा है, उत्पादन के स्वरूप और उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है। सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ इसमें जो है परिवर्तन होता रहता है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषताएं होती है, कौन कौन सी होती है। तो देखिए अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषताएं होती है प्रति व्यक्ति निम्न आय और पूंजी निर्माण की निम्न दर। तीसरा अगर देखा जाए इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया है निम्न आश्रितता अनुपात, और चौथा है तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। तो देखिए अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की जो सामान्यतः विशेषताएं होती है, पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, यानी प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर। अल्प विकसित शब्द जो है सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का जो स्तर है काफी निम्न होता है, क्योंकि यहां पर उत्पादन का स्तर कम है, जनसंख्या स्तर अधिक है और प्रति जो व्यक्ति आय का स्तर है निम्न है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं कौन कौन से हैं, निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर है, बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का उच्च स्तर है, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य है, पूंजी निर्माण की जो दरें हैं निम्न है और आय की विषमता इत्यादि जो है इसका लक्षण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है विकासशील की श्रेणी में दर्शाती है, विकासशील की श्रेणी में रखती है। तो सही जवाब क्या होगा, देखिए पहला जो ऑप्शन इसमें जो पहला पॉइंट है कृषि मुख्य व्यवसाय है, यहां का प्रच्छन्न बेरोजगारी है, तीसरा है मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता और चौथा है प्रोटीन की यानी प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। तो कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है विकासशील श्रेणी में दर्शाती है। ऊपर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। अगर ऊपर का डिस्कशन आपने अच्छे से उसको जो है सुना है तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। इसका सही जवाब है पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, यह इसका जो है मुख्य लक्षण नहीं है, यह सही नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण है, पहला है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, दूसरा है पूंजी निर्माण की निम्न दरें हैं, अत्यधिक जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है, बेरोजगारी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, निम्न प्रति व्यक्ति आय भी बहुत निम्न है, यानी प्रति व्यक्ति की जो आय है यहाँ पे बहुत कम है। औद्योगिक पिछड़ापन है, तकनीकी भी पिछड़ापन है, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यातायात पर निर्भरता तथा निरक्षरता भी यहाँ पे कायम है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है किस रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट 19 नंबर, निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन यानी जेनरेशन सरकार द्वारा जो है चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है। आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन सरकार द्वारा चिन्हित किया गया, आपको बताना इसका भाग कौन सा नहीं है। तो सही जवाब है न्यायिक प्रणाली में सुधार।
सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इसका भाग नहीं है। उपयुक्त विकल्पों में न्यायिक प्रणाली में सुधार को जो है छोड़कर बाकी सभी जो विकल्प है सरकार द्वारा चिन्हित सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के भाग हैं। तो सभी मतलब सी जो है आपका अभीष्ट उत्तर है, और जो पहला, दूसरा और चौथा है इसका जो है मतलब जो सरकार द्वारा चिन्हित किया गया सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में, वह उसके भाग है। 20 नंबर है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की जो है सुरक्षा करता है? तो आपको पता है भारतीय मॉडल जो है, विकास का जो भारतीय मॉडल है वह किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों का। भारत जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमिक का है, मतलब कि जो है मिक्स्ड अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। इस रूप को जो है भारत अपनाता है, मिक्स्ड इकोनॉमिक को। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र हैं देश के विकास कार्यक्रमों में जो है भागीदारी निभाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य करता है, स्टेट करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन जो है कोई निजी व्यक्ति यानी पर्सन करता है। मतलब कोई जो पर्सन है इनके हाथों में होता है, प्रशासन व्यक्ति के हाथों में होता है। और इस प्रकार विकास का जो भारतीय मॉडल है राज्य और व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। तो सी आपका सही विकल्प है। ठीक है, इसके साथ ही जो हमारा आज का टॉपिक है यह समाप्त होता है, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो है राष्ट्रीय आय के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह लंबा टॉपिक है, तो इस वीडियो में अगर कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो इसके बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट में जो है डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है, और बाकी का डिस्कशन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे राष्ट्रीय आय का। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है रिपीट किया जा रहा है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।